जी दोस्तों, कहाँ तक स्टोरी पहुंची थी? कल हमने क्या सीखा था? कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लड़की सब कुछ सिखा दी। हमने कल सीखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, इधर आ जाए, कोई भी खर्चा जिससे हमें बेनिफिट एक्सपेक्टेशन लेस देन 1 ईयर हो, ऐसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वो खर्चे जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन 1 साल से ज्यादा हो, ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सही है भाई? एक तो हमने कंसेप्ट ये सीखा, फिर हमने दूसरा सीखा एसेट की डेफिनेशन सीखी थी। एसेट क्या होता है? एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी जिससे हमें क्या एक्सपेक्टेड हो, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। थे ना कल क्लास में? अच्छा, तो ये 2 लेक्चर इनसे ले लीजिएगा। एक तो ओरिएंटेशन ही थी, कल वाला लेक्चर ले लीजिएगा इनसे, वो आपको रिकॉर्डिंग देगा। और क्या सीखा था भैया? यार इन्हें बुलाया जरा। अच्छा जी, और क्या सीखा था दोस्तों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमने कहा था बजाय नाम से नहीं पता लगता ये किस चीज की बात हो रही है, लेकिन सब्सटेंस के पीछे कंसेप्ट है इकोनॉमिक सब्सटेंस, और फॉर्म के पीछे जो कंसेप्ट है वो लीगल फॉर्म है। और हमने कहा था जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या आइटम्स को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखते हैं तो हम चीज़ों को उनके इकोनॉमिक सब्सटेंस पे लिखते हैं, रादर देन देयर लीगल रियलिटी सपोर्ट करती है या नहीं करती। अगर इकोनॉमिक सब्सटेंस सपोर्ट करता है तो फिर हम उस आइटम या ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। जो लोग नहीं थे उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी तो वो जरूर उनसे कल वाला वीडियो लेक्चर दे दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी की डेफिनेशन है, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है, arises as a result of some past event। पास्ट में कोई एक्टिविटी एक्शन हुआ होता है जिसकी वजह से लायबिलिटी अराइज होती है। द सेटलमेंट ऑफ liability requires outflow of economic benefits। एसेट्स में क्या एक्सपेक्टेशन थी? एसेट्स में क्या एक्सपेक्टेशन थी भैया? एसेट में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने कहा था एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। कि हमें बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, लेकिन लायबिलिटी में आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले तो है
लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? हमारी ऑब्लिगेशन है, हाँ, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस समझ जाती है? आपने किसी से उधार पर चीजें ली तो उसको पैसे वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। बैंक वालों से लोन लिया, लोन वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेज में एडमिशन लिया तो फी देना आपकी, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे इन्होंने पैसे देने, इनकी जिम्मेदारी है। तो लायबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है जो आपने अदा करनी है। लेकिन ये अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन हुई भी होती है जिसकी वजह से ये लायबिलिटी क्या होती है? अराइज होती है। इधर आ जाओ भाई, एक तो इधर आओ ना, एक उधर आ जाओ। आपने मेरे 1 लाख रुपए देने, आप कहेंगे हाउ इंटरेस्टिंग, असि नहीं देने, असि तो बड़े औखे के फी दी है। आप कहेंगे सर क्यों, कोई क्या हुआ था? मैंने आपसे गाड़ी ली थी, बाइक ली थी, कोई चीज़ ली थी। तो पास्ट में कोई इवेंट होना ज़रूरी है। बात समझ आती है? अब वो भाई इस भाई को कहे तो मैंने मेरे 10,000 देने, तो वो कहेगा तुम मुझे क्या दोगे फिर? बाइक दोगे, गाड़ी दोगे, प्लाट दोगे, क्या दोगे? तो इसलिए पास्ट में कोई इवेंट होना जरूरी है। पास्ट में इवेंट होना जरूरी है। अब गैलरी में चलिए, नहीं इतना गैलरी में नहीं चलना, दरमियानी गैलरी में, बस ये गैलरी ठीक है। हाँ जी बोले, लायबिलिटी बगैर वजह के राइज हो सकती है। कोई आदमी किसी को कह सकता है तो मैं 10 लाख रुपए देने। तो लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होती है लेकिन पास्ट में कोई इवेंट होना जरूरी है, कोई ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, कोई उधार पर कोई चीज खरीदी हो। एंड 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, मैं पंक्चुअल होता जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट पहले आ गया था। अभी भी मजीद मैं कल प्लान कर रहा हूँ 10 मिनट और पहले उठूँ ताकि आराम से। तो 8 बजे अब इंशाल्लाह टाइम पे सारी क्लासेस शुरू कर देंगे। ओके की रिपोर्ट टाइम पे आएगा। Liability is an obligation arises as a result of some past event। पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। बस वैसे लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। जब लायबिलिटी अराइज होगी तो उसको सेटलमेंट, आप जब तक बैंक वालों के पैसे नहीं देंगे तब तक लायबिलिटी सेटल नहीं होनी। तो इसीलिए लिखा था सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पॉपुलर एग्जांपल्स क्या हो सकती है? बैंक लोन हो सकता है, ट्रेड पेएबल हो सकते हैं, बैंक लोन, ट्रेड पेएबल्स हो सकते हैं। ट्रेड पेएबल्स ट्रेड से निकले। हमने कल इन्वेंट्री का एक वर्ड पढ़ा था। हमने कहा था इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री वो होती है जिस आइटम पर बुनियादी तौर पर हमारा क्या होता है? बिजनेस डिपेंडेंट होता है। अगर वो आइटम हम निकाल लें तो उसके बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। तो जिस चीज पर हमारा कारोबार, जिस चीज की ट्रेडिंग पर, खरीदो फरोख्त पर हमारा बिजनेस डिपेंडेंट होता है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए, तो अगर मैंने वो इन्वेंट्री किसी से उधार खरीदी है, वो इन्वेंट्री मैंने अगर उधार खरीदी है तो मेरे पेएबल्स होंगे। और अगर मैंने किसी को उधार बेची है तो मैंने उससे पैसे लेने, तो वो मेरे रिसीवेबल होंगे, लेकिन उनको हम क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। बैंक लोन भी पेएबल है और मैंने जिससे उधार पर इन्वेंट्री खरीदी है वो भी पेएबल है। मैंने बैंक लोन को पेएबल नहीं कहा, लायबिलिटी जरूर है लेकिन उसके नाम से कहा बैंक लोन। और अगर मैंने किसी को रेंट देना है तो मैं लिखूंगा रेंट पेएबल। अगर यूटिलिटीज के बिल देने हैं तो मैं लिखूंगा यूटिलिटीज बिल पेएबल। ट्रेड का वर्ड सिर्फ वहां आएगा जहां इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री की खरीदो फरोख्त से अगर मेरे पेएबल अराइज हो रहे, लायबिलिटी अराइज हो रही, तो मैं उसको सिंपल पेएबल लिख दूं या ट्रेड पेएबल लिख दूं, एक बात है। लेकिन इसके अलावा कोई और पेएबल होंगे तो उनके साथ मेंशन होगा यूटिलिटी बिल्स पेएबल, रेंट पेएबल, अदर कोई और पेएबल। लेकिन ट्रेड पेएबल कौन से होंगे? जो ट्रेडिंग से अराइज होंगे। नहीं समझे? ट्रेड पेएबल कौन से होंगे?
ट्रेडिंग के लिए जो आइटम हमें जरूरी था उसको हमने उधार पर परचेज किया। आपकी दुकान है कपड़े की, आपने कपड़ा उधार पर खरीदा, तो वो जो लायबिलिटी अराइज होगी, पेएबल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रेड पेएबल्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, अभी तक नहीं दिया, तो है तो वो भी पेएबल, लेकिन उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, उसको ट्रेड पेएबल नहीं कह सकते। बैंक लोन दे रहे हैं तो वो भी पेएबल, लेकिन उसको क्या कहेंगे? बैंक लोन। ट्रेड पेएबल स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? ट्रेडिंग की वजह से जो लायबिलिटी अराइज हुई, इन्वेंटरी उधार, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड पेएबल। रिसीवेबल आपके कई किस्म के हो सकते हैं। आपने किसी को लोन दिया है, रिसीवेबल है, लेकिन कहेंगे लोन रिसीवेबल। किसी को आपने एडवांस दे दिया, रेंट या कोई और प्री पेमेंट कर दिया, एडवांस दे दिया, आपका एसेट है, एडवांस दे दिया है तो आपका एसेट बनता है, उसके नाम से लिखेंगे। लेकिन ट्रेडिंग, अगर आपने किसी को स्टॉक उधार पर बेचा है, इन्वेंट्री उधार पर बेची है, तो फिर उस रिसीवेबल को क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल या सिंपली रिसीवेबल्स। अगर कहीं सिंपली भी लिखा हो रिसीवेबल या सिंपली लिखा हो पेएबल, तो इसका मतलब है ये ट्रेडिंग रिसीवेबल की बात हो रही है, ट्रेडिंग पेएबल की बात हो रही है, ट्रेड साथ हो या ना। लेकिन इसके अलावा कोई और रिसीवेबल या पेएबल होंगे तो वो उनकी नेचर के साथ जो भी पेएबल या रिसीवेबल मेंशन होगा। बस समझ आती है? रिकॉल करें जी लायबिलिटी की डेफिनेशन जल्दी से, जो कल पढ़ी थी एसेट वाली, वो भी रिकॉल करें। बोले जी दोस्तों, कोई एतराज? अगला हमारे पास एक और कंसेप्ट है कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम है इक्विटी, और सादा अल्फाज में इसको कहते हैं हम ऑनर्स इंटरेस्ट, और इसका एक और नाम भी है नेट एसेट्स। एसेट क्या था? एन एसेट इज अ रिसोर्स। 8 बजे क्लास का टाइम क्या है बेटे? तो बोल ही नहीं रहे आप बेटे, क्या टाइम है? 8 o'clock। देखो इंग्लिश में, इंग्लिश में 8 o'clock और उर्दू में 8। ले जी नाजरीन, अगर आपके बिजनेस में 1 लाख के एसेट्स हैं, 1 लाख रुपए के एसेट्स आपने खरीदे, वो कहेगा, अब आप कहेंगे जो आपके पास एसेट है, आपके पास पैसे कहाँ से आए? हम कहेंगे सारे हमने अपनी जेब से लगाए, हमने अपनी जेब से लगाए हैं। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे एसेट किससे बिलोंग करते हैं? ऑनर से बिलोंग करते हैं। इन एसेट्स में किसी और का इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर पूरे का पूरा लाख मेरा है, तो मैं कहूँगा इक्विटी ऑनर्स इंटरेस्ट कितना है इसमें? 1 लाख रुपए। सिचुएशन 1, ये शॉप आपने अकेले बनाई ना। अगर कोई आदमी अकेला उठता है, पैसे इकट्ठे करता है, जमीन जायदाद बेच के कारोबार शुरू करता है, तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये स्पेलिंग का बड़ा मसला है। सोल प्रोप्राइटरशिप, और वो जो बिजनेस कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर। अगर आपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके कारोबार शुरू किया और एसेट्स खरीद लिए, तो आप अकेले उस बिजनेस के ऑनर हैं। एसेट सारे के सारे आपके हैं, किसी और के वो एसेट्स नहीं, सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। तो आप कहेंगे एसेट्स कितने के हैं? मैं कहूँगा 1 लाख के। मैं किसके हैं? तुम्हारा, तुम इसमें से कितने के मालिक हो? तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता तुम्हारे पास 1 लाख आ गया होगा। हम कह रहे नहीं, अब्बा जी की जायदाद निकली है, वो बेची थी, वहां से पैसे आए। अब 1 लाख रुपए आपके पास आया, अब इसमें किसी और का हिस्सा है, तो सारे का सारा इस बिजनेस में किसका इंटरेस्ट है? आपका। एसेट्स आपके, लायबिलिटी आपकी, कैपिटल आपका, सब कुछ आपका, प्रॉफिट आपका।
तो उन एसेट्स में सारे का सारा इंटरेस्ट किसका है भैया? ऑनर्स इंटरेस्ट है। सिचुएशन नंबर 2, एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन आपने पास्ट में एक बैंक लोन लिया हुआ था। बैंक लोन आपने लेके 20,000 का बिजनेस स्टार्ट किया। टोटल एसेट्स कितने के? दोस्त कितने बजे क्लास थी? दोस्त कितने बजे क्लास थी? मतलब पता है तुम्हें टाइम। टोटल एसेट्स कितने के दोस्तों? 1 लाख के। लेकिन इस 1 लाख की इंपायर खड़ी करने में 1 लाख रुपए कम लगे तो 7 मिलियन लगा लें। 1 लाख बिलियन। किसी को ये भी कम लगे तो बिलियन लगा लें, ये भी कम लगे तो ट्रिलियन लगा लें, ये भी कम लगे तो $7 का साइन बना लें, ये भी कम लगे तो पाउंड का साइन बना लें। अगर फिर भी दिल ना भरे तो कोई ती दिनार लिख लें, और ये भी ना हो तो फिर वो जो इंडियन मूवीज में होता है 1000 करोड़ बिलियन। 1000 कोहिनूर कितने का? 1000 करोड़ का। 12। तो इसलिए हमने छोटी अमाउंट ली ताकि हमें समझ आती रहे और कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ भाई, ये बिल्डिंग बनाई, एसेट बनाया, कितने का? 1 लाख का। सारा तुम्हारा है जी? मेरा है। तो 1 लाख कैपिटल, सारे के सारे इंटरेस्ट मेरा। नहीं, मैंने 20,000 इसमें से उधार भी लिया है। वो कहेंगे अच्छा, इस 1 लाख के एसेट में तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तुम्हारी जेब से कितने पैसे लगे? तो वो क्या आंसर आएगा? 80,000। अब बताएं जी, फिर इक्विटी कितनी हुई? 80,000। और एसेट्स कितने के हुए? 1 लाख के। लेकिन इस 1 लाख के एसेट्स में मेरे अपनी जेब से कितना पैसा निकला है? 80। और लोगों की जेब से? तो सादा सी डेफिनेशन, अपना पैसा कैपिटल, गैरों का पैसा लायबिलिटी। आपके बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है अपनी जेब से लगा है। अपना पैसा लगा है तो कैपिटल, और गैरों से पैसा लेके लगाया तो सादा सा। ये जो हमने इक्वेशन सीखी मजाक में, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। टीचर के पास सारे कमाल होते हैं। वो चाहे तो एक चीज को लटका के पढ़ाए, 1.5 घंटे की क्लास रखे और आपको मिड ऑफ फैब तक बुलाए। और टीचर के पास ये भी ट्रिक होता है कि वो एफिशिएंसी और लर्निंग कर्व को यूज करते हुए टाइमली सिलेबस खत्म करके आपको टाइम दे, ताकि आप घर जाके प्रैक्टिस करो, पेपर के लिए तैयारी करो। कुछ लोग एक्स्ट्रा टाइम दे के और वही चीजें बार बार रिपीट करवा के वो कुछ लॉयलिटी और एफिशिएंसी शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे का नुकसान हो रहा होता है। पहले ही वो 1.5 घंटा रोजाना पढ़ के 90 या 100 दिनों में एक्सपायर हो जाता है, मेंटली थक जाता है। इसीलिए अक्सर वहाँ लास्ट जो क्लासेस होती हैं 10-12, वहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, बच्चे थक हार के घर भाग जाते हैं, जो आउट स्टेशन होता है, और आखिर एरियाज वीक रह जाते हैं। तो 40-50 मिनट, हमारे बस में तो 15-20 मिनट। हमारे दिमाग छोटे छोटे ना, बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे आंखें बंद होना शुरू होती। मैं तो समझ नहीं आती 1.5 घंटे की क्लास में आवाम जागती कैसे होगी। दिमाग सुन्न हो जाते होंगे, हाथ शैल हो जाते होंगे लिख लिख के। बराबर। लो जी, ये क्या इक्वेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फार्मूला सीखा हमने? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, ओ प्लस नहीं हो, अल्लाह के बंदे हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस में अगर हम लायबिलिटीज को अलहदा कर दें तो जो इंटरेस्ट बच जाए वो ऑनर्स इंटरेस्ट कहलाता है। ये बिजनेस है 10 लाख के, इसमें एसेट है। अरे तुम्हारे कितने एसेट है? तुम्हारी जेब से कितना पैसा लगा? 10 लाख के एसेट तो है। वो कहेगा यार 10 लाख के एसेट है, 2 लाख मैंने बैंक लोन लिया हुआ है, तो इसका मतलब आपकी जेब से कितने पैसे लगे? 8 लाख रुपए। तो वो आपका कैपिटल होगा, ऑनर्स मनी होगी। बात समझ आती है? अब अगर इसमें 1 लाख के एसेट है तो अब हमने 3 बातें इसमें से हमें क्लियर हो रही है। 1 लाख एसेट है, इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एन एसेट इज अ रिसोर्स
कंट्रोल बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द, ये एसेट्स हो गए। दूसरे नंबर पे लोन लिया तो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या सीखी? लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ सम, वो लोन लिया था और इसको जब भी वापस करेंगे द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ। अब कैपिटल एसेट और लायबिलिटी से, एसेट कितने? 1 लाख, लायबिलिटी कितनी? 20,000। जो बच गया किसका? ऑनर का। देखे ना, 1 लाख रुपए आपके पास पड़ा और आपने किसी का 20,000 देना तो आप उसे कहेंगे 20,000 तुम्हारा, बाकी 80,000 किसका है? आपका। तो इसी तरह एसेट्स 1 लाख के हैं, अगर 20,000 किसी से लेके लगाएं तो उसमें बाकी पैसे किसके हैं? बाकी एसेट किसके हैं? आपके। तो हम इसको कह सकते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। किसी भी बिजनेस में रेजिडुअल इंटरेस्ट, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बच जाने वाला। रेजिडुअल इंटरेस्ट। और जैसे अम्मा घर में मिल्क शेक बनाती है तो सबको पिला पिला के आखिर में वो जो थोड़ा सा बच जाता है और बर्फ बच जाती है तो उसी बर्फ से अपना गिलास बना लेती है। वो सबको देने दिलाने के बाद जो थोड़ा सा बचता है ना, उसको हम कह सकते हैं रेजिडुअल जूस, रेजिडुअल मिल्क शेक। सबको देने के बाद जो बच जाए थोड़ा बहुत, वो क्या होगा हमारे पास? तो इसी तरह हमारा अंपायर है, बिजनेस है, 10 करोड़ का बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा लोन पे बनाया, तो कैपिटल कितना होगा? 0। बात समझ आती है? हाँ, फ्यूचर में जब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, बेशक 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए लोगों से लेके शुरू किया, लेकिन मैंने तो लोन लिया ना, वहां तो मैंने एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना है। अगर मैंने इस 1 लाख को मेहनत करके 2 लाख बना लिया है तो वो जो प्रॉफिट आया वो किसका है भैया? वो मेरा है, उसमें किसी और का हक नहीं है। जो लाख है वो तो मैंने देना ही देना है। बात समझ आती है? बहरहाल, तो हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस। इस इक्वेशन को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उनका कैपिटल है 70,000 और उनके एसेट्स हैं 180,000, तो लायबिलिटी बताएं कितनी होगी? इनकी लायबिलिटी जरा बताएं कितनी होगी? अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। जी क्या करेंगे? हमें क्या पता लगा हुआ है इसमें? क्या क्या पता दिया हुआ उसने हमें? कैपिटल दिया, तो हम लिख देंगे कैपिटल 70,000 और एसेट कितने के दिए हुए हैं? 180,000 और लायबिलिटी हमें नहीं दी तो हम इन्हें क्या अज्यूम कर लेंगे? एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो ये इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया? माइनस का 180,000। देखो बचपन में जो मैथ पढ़ा हुआ था काम आ रहा है। 70,000 और इधर x बच जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बताएं फिर x क्या होगा? जी ये तो ज्यादा नहीं हो गया? हाँ जी बोले। देखो बचपन वाली मैथ भी हम भूल गए माशाल्लाह। किस तरह? हाउ इंटरेस्टिंग। इक्वेशन तो ठीक बनाई ना हमने। उसने हमें कैपिटल दिया 70,000, एसेट्स दी 1,80,000, लायबिलिटी माइनस होनी चाहिए। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 180,000 इधर आके किधर क्या हो जाएगा? माइनस का 180,000 और ये 70,000 क्या रहेगा? प्लस का, और ये रहेगा माइनस एक्स। अब बताएं इसका आंसर क्या बनता है? माइनस 1,10,000। तो फंसने को कुछ भी फंस सकता है। तो x इज इक्वल टू 100। सही है दोस्तों? तो हमने देखना है अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो वो हम फिर जगह चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मतलब हम ये भी लिख सकते थे, हमें लायबिलिटी चाहिए ना, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते थे लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट्स से कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ले जी दोबारा रिकॉल करते हैं। आज सबसे पहले कौन सी बात सीखी हमने? सबसे पहले हमने कहा थी लायबिलिटी सीखेंगे। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी?
दरमियान में नहीं भी आ रहा ना कुछ तो जी। लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सही हो गया। अगला पॉइंट हमने क्या सीखा? कैपिटल के बारे में सीखा। और कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी भी एंटिटी में जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, और ये रेजिडुअल इंटरेस्ट की बात किसकी हो रही है? ऑनर्स की। रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आफ्टर द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स में से वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज माइनस करने से जो रेजिडुअल इंटरेस्ट बच जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। अब कंसेप्चुअली आता है, इंग्लिश में कोई भी डेफिनेशन लिख लें, बात समझ आती है। उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल इंटरेस्ट। ओके की रिपोर्ट। तो कैपिटल क्या होता है? जब हम वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को वैल्यू ऑफ एसेट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है, वो रेजिडुअल इंटरेस्ट जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यहां तक किसी को इतराज तो पूछ लो। सही है दोस्तों, आगे चलें। ले जी, अगला कंसेप्ट हमारे पास है इनकम। नेक्स्ट कंसेप्ट जी हमारे पास है इनकम। इनकम और प्रॉफिट में फर्क है। आपकी पूरे साल में सेल हुई 10 लाख रुपए और आपके खर्चे हुए 5 लाख रुपए, तो सेल में से 5 लाख माइनस खर्चे करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो तब प्रॉफिट आता है। इनकम्स में से इनकम इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट अकाउंटिंग में। हाँ, टैक्स में जाए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को वो जो ऊपर इनकम्स होते हैं और उसमें से वो जो खर्चे माइनस करके जो बच जाता है उसको वो लेता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। टैक्स में वो इस तरह इसका लफ्ज यूज करता है, लेकिन अकाउंटिंग में इनकम इज नॉट प्रॉफिट। आपके पूरे से साल 1 करोड़ की सेल्स हुई, बात समझ आती है? तो ये इनकमिंग है। इनकम आई तो है, पैसे तो आए, तो इनकम्स में से खर्चे माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। इनकम्स में से खर्चे एक्सपेंसेस माइनस करें तो प्रॉफिट आता है। तो हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है। बोले जी, इनकम हमने कहा कि बिजनेस से, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उससे जो आपको इनकम आएगी, पैसे आएंगे, वो आपकी इनकम कहलाएगी। अगर कपड़े का कारोबार है, कपड़े की सेल करेंगे तो जो पैसे आएंगे इनकम। इसके अलावा आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आप सर्विसेज देते हैं तो उन सर्विसेज से जो पैसे आएंगे वो भी इनकम है। और अगर आप कोई बैंक का बिजनेस करते हैं, बैंकिंग बिजनेस करते हैं, तो उस बैंकिंग बिजनेस से जो आप लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भी इनकम है। और अगर आप ये गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट कंपनी है या कैरीज वगैरह चलाते हैं तो इनसे जो आपको लोग किराया देते हैं वो भी इनकम है। और अगर आप बहुत काबिल हैं और आपने पैनाडॉल का फार्मूला और एंड्रॉयड बनाया है या विंडोज बनाई है, जो लोग उन इनटेंजिबल एसेट्स को यूज करते हैं, बस वैसे कोई आपको कहे कि मुझे विंडो 98 से मिलना है, मेरी गपशप तो लगवाओ, तो मिलवा सकता है कोई? आओ, घर पड़ी है विंडो 98, तो वो तो कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, तो वो किसी और से मिलवा देगा। बात समझ आती है? तो विंडो 98 से मिलना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे एसेट जिनसे मुलाकात नहीं हो सकती उनको इंटेंजिबल्स कहते हैं। हमने कहा था कल बातों बातों में कि एसेट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एसेट कितने किस्म के होते हैं दोस्तों? 2 किस्म के। कौन कौन से? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। नहीं हो, इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल।
टेंजिबल एसेट्स जिनसे मुलाकात की जा सके, लैंड आओ दिखाएं, बिल्डिंग टेंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी ये पड़ी हुई है, मुलाकात कर लो, फर्नीचर एंड फिक्सचर ये चेयर्स पड़ी है, मुलाकात कर लो। तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमें क्या होता है नजर आता है। इनटेंजिबल एसेट, आप एंड्रॉयड वालों की परमिशन के बगैर एंड्रॉयड को यूज नहीं कर सकते, बस हो जाती है। हर आदमी पेप्सी पाकिस्तान में फील नहीं कर सकता, पेप्सिको से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बात समझ आती है। जो रियाज बॉटलर्स वालों या किसी और के पास है तो वो फील करते हैं, हर आदमी नहीं फील कर सकता। हर आदमी बाटा के नाम से शॉप नहीं ओपन कर सकता। तो ये ब्रांड इमेज, ये जो ब्रांड नेम है, अब कोई कहे मुझे बाटा से मिलना है तो जूते ही लगेंगे जो अंदर पड़े होंगे, बाकी बाटा से बराह रास्त मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये सारे बीकन हाउस, ब्रांड नेम, डाइवो, ये जितने भी नेम है ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। जिस आदमी ने इस ब्रांड पर मेहनत की और आज बनाई तो उसके लिए ब्रांड है। ये जितने भी लोग हैं जो KFC पाकिस्तान में चला रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स चला रहे हैं, इन्होंने उनसे क्या खरीदा हुआ है, उनका नाम, और फिर ये पर बर्गर या पर मंथ या पर ईयर उनको क्या पे करते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं। तो अगर आप बहुत काबिल है और आपने कोई अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या अपना कोई ब्रांड बनाई है, वो जो इमेज बनाया है उसकी वजह से आपको लोग रॉयल्टी पे करते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। वो भी आपके लिए क्या भैया, तो सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, गुड्स अगर आप बेच रहे हैं, सेल से रेवेन्यू हो सकता है। लिखूं, लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, हमारा कौन से पैसे लगते हैं ये लोग। सेल्स दो चीजों की हो सकती है, किस किस की, गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। तो गुड्स बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो इनसे जो हमें जनरेट होगा पैसा वो हमारी क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये भी आपके लिए क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। लोगों को लोन दे के इंटरेस्ट आता है, मुफ्त में थोड़ा आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है भैया, रॉयल्टी हो सकती है। रॉयल्टी की तो समझ आ गई ना, रॉयल्टी ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट डेवलप किया था तो उसके यूजेज पे अगर लोग आपको पैसे दे रहे हैं मंथली या पर यूनिट या पर ईयर, तो वो जो लॉयल्टी वो होगी वो भी क्या कहलाएगी भैया, इंटेंजिबल एसेट कहलाएगी। और वो जो रॉयल्टी है वो हमारी इनकम होगी। और क्या हो सकता है, रेंट वगैरह, रेंटल इनकम, ये भी इनकम होगी। इसमें एक और बात भी आती है, वो है गेन। ये रूटीन बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, ये रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। आप काम कपड़े का करते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा जो फर्नीचर था वो आपने बेच दिया, जरूरत से ज्यादा जो फर्नीचर था क्या किया, बेच दिया। अब ये फर्नीचर आपने लिया 10,000 का था, बेचा 12,000 का, तो 2,000 इनकम हुई, बचत हुई या नहीं हुई, फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो नॉन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में अगर कोई बेचे, आपके पास 4 शॉप्स थी कपड़े की, आपने कहा एक शॉप फालतू होगी इसे बेच देते हैं, 10 लाख की लेके 12 लाख की बेची, ये जो 2 लाख रुपए आपको बचत हुई, इनकम हुई, इसको हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 4 प्लांट लिए थे, 4 बसें ली थी, अब आपको लगता है बिजनेस में एक ज्यादा है, जरूरत नहीं, आपने बेच दी। 10 लाख की लेके 12 लाख की बेच दी, 2 लाख गेन, और 10 लाख की लेके 8 लाख की बेच दी तो फिर क्या होगा, लॉस। फिर क्या होगा, लॉस जी, प्रॉफिट जी। वहां से जो बच जाने वाला गेन है उसको भी इनकम में क्लासिफाई करते हैं। कहाँ क्लासिफाई करते हैं, ये भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग से गेन हुआ, दूसरे से लॉस हुआ, तो फिर नेट ऑफ करके प्रॉफिट आएगा। बजाहिर 2-4 प्रॉपर्टीज उनसे गेन आया तो इसको हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम ही कंसिडर करते हैं। 4 बिल्डिंग से गेन है, 4 से लॉस है, तो फिर गेन में से लॉस माइनस करके, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके, लॉसेस माइनस करके जो बच जाएगा उसको प्रॉफिट कहेंगे। अभी तो हम इनकम्स इकट्ठी कर रहे हैं। आपसे पूछूंगा हाँ भाई क्या क्या कमाया, भाई मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, वहां से कुछ कमाया,
इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, तो उससे मैंने कुछ कमाया। 3-4 मेरी बिल्डिंग है, वहाँ से मुझे रेंट भी आ जाता है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, रेंटल इनकम बन जाएगी। और इसके अलावा मैंने 5-7 साल रिसर्च करके एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वहाँ से मुझे कुछ पैसे आ जाते हैं, तो वो आपकी रॉयल्टी हो जाएगी। और 2-4 प्रॉपर्टीज थी, उनको मैंने फालतू बेच दी, तो उससे मुझे क्या आया, गेन आया, तो उनको हम गेन कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। सर लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट नहीं होगा? जी, सर लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है ना, प्रॉफिट कैसे होगा? बैंक वाले, अगर बैंक वाले लोगों को 10 लाख रुपए लोन दिया फॉर एग्जांपल, और उस पर उन्हें 10 लाख पर 1 लाख इंटरेस्ट आया है, तो 1 लाख प्रॉफिट तो नहीं कह सकते। बैंक में जो स्टाफ है उसको सैलरी कहाँ से देंगे, बैंक के यूटिलिटी बिल्स कहाँ से देंगे? तो इनकम 1 लाख, बाकी लोगों के यूटिलिटी बिल, सैलरियाँ निकाल के, खर्चे मैनेज करके, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट है। क्लियर? तो वो इनकम होती है, प्रॉफिट नहीं होती। इनकम जितना आपका बिजनेस जनरेट कर रहा है उसमें से खर्चे माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट होगा। जी कुछ सर जो कैपिटल और एसेट्स होते हैं वो एक ही चीज नहीं है? कहाँ होते हैं कैपिटल एसेट? सर क्या आप कह रहे हैं शेयर हमारे पास एसेट है, तो ये कैपिटल भी तो है? जी कैपिटल नहीं है ये। सर इन्वेस्टमेंट भी तो है ना, ऑलरेडी यूज जी। हो रही है, बिजनेस में यूज हो रही है, तो उसमें कैपिटल भी हुआ ना, मतलब हम यूज कर रहे हैं, इससे उनको प्रॉफिट भी तो जनरेट हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर सर दोनों एक ही चीज नहीं है, क्या चीज़? कैपिटल और एसेट्स। क्यों? आपने जेब से 10 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये एक काम नहीं हुआ, ये 2 काम हुए। एक तो आपने अपनी जेब से जो पैसे लाए हैं, अपनी पैसा कैपिटल, तो 10 लाख रुपए कैपिटल आया, लेकिन अब वहां 10 लाख रुपए कैश भी पड़ा हुआ है, तो ये कैश मेरा एसेट है, ये मेरा 10 लाख इस कैश के आने की वजह से कैपिटल है। अब मैंने इस 10 लाख कैश से बिल्डिंग खरीद ली है, तो कैपिटल तो 10 लाख ही रहेगा ना, एसेट की नेचर चेंज हो गई है। तो अकाउंटिंग में अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे डबल एंट्री कंसेप्ट, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सिंगल हेड इफेक्ट नहीं होता, 2 अकाउंट कम से कम इफेक्ट होते हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कैपिटल और एसेट एक चीज है, लेकिन डेफिनेशन कहाँ एक जैसी है। एसेट के वो चीज होती है, एसेट वो चीज होती है जिससे फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होते हैं, और ये अपने पैसे से भी आ सकता है, गैरों के पैसे से भी आ सकता है। फिर तो आपके डेफिनेशन के मुताबिक लायबिलिटी भी एसेट है। अगर कैपिटल और एसेट एक चीज है और मैंने लोगों से पैसे लेके अगर एसेट खरीदे, फिर तो लायबिलिटी और एसेट भी एक चीज हुई। ये डिफरेंट कंसेप्ट है। एसेट वो है जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होते हैं, लायबिलिटी वो है जो मैंने किसी के पैसे लेके मैंने अपने बिजनेस में लगाए, कैपिटल वो है जो मैंने अपनी जेब से पैसे बिजनेस में लगाए। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट है। कैपिटल और एसेट अगर आप एक कर रहे हैं, फिर तो लायबिलिटी और एसेट भी एक हुई। आपने 10 लाख का बैंक लोन लिया और बिल्डिंग ले ली, अब बिल्डिंग एसेट है, 10 लाख रुपए जो बैंक वाले का देना वो लोन है। ये 2 बातें हैं, दोनों को अलग-अलग देखें, दोनों को एक कैसे कह सकते हैं कि लोन और बिल्डिंग एक चीज है? बात समझ आती? ऑनर्स ने अपनी जेब से पैसा दिया या कोई एसेट बिजनेस में लाया, तो कैपिटल तो है, लेकिन उधर से वो एसेट में इजाफा हो रहा है, तो वो दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, एक कंसेप्ट नहीं। किसी ने कोई और पूछना? सर आपने भी बोला कि अगर हम लोग कोई दुकान वगैरह सेल करते हैं तो 10 लाख की हमने ली, 12 की सेल हो गई, तो वो जो 2 लाख हमारे पास आएगा वो तो सीधा सीधा हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा? जी प्रॉफिट है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल। ये भी तो हो सकता है कि आपको उस शॉप से 2 लाख रुपए गेन हुआ है, लेकिन बिजनेस में आपको 4 लाख नुकसान हुआ है, तो हम आखिर में तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो इसलिए हम सारी इनकम्स इकट्ठी कर लेते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सारी इनकम इकट्ठे कर लें, सारे खर्चे इकट्ठे कर लें, सारी इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएगा। बजाय तो ये लग रहा है कि 10 लाख की चीज 12 में बेची है, तो आपके पास गेन आ गया है। और देखें, अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जी गेन आया 2 लाख रुपए और आपका कोई और एक्सपेंस नहीं है, तो इनकम्स माइनस एक्सपेंस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी 2 लाख। कुछ नहीं कह रहे मैं हर्ज। लेकिन अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको गुड्स से रेवेन्यू हो रहा है, सर्विसेज से हो रहा है, आपको रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है और कुछ गेन भी है, तो हम सारी इनकम को इकट्ठे करेंगे, नीचे सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा वो प्रॉफिट। कोई खर्चा नहीं तो गेन पूरे का पूरा प्रॉफिट।
अगर खर्चे हैं तो माइनस करके जो बच जाएगा वो प्रॉफिट, कोई खर्चा नहीं है तो गेन इज इक्वल टू प्रॉफिट, मुझे कोई इतराज नहीं है। बोले दोस्तों यहाँ तक तो मसला समझाई जी। बोले एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम की डेफिनेशन और जो बातें बताई गई। 1 मिनट आइए, जो कुछ पढ़ा हुआ सारा रिकॉल करें, कोई बात समझ लेते भी पूछे, जल्दी करें शायद, फिर आगे चलते। हाँ जी, हाँ जी, ये पॉइंट समझिए। रॉयल्टी ऑन इंटेंजिबल एसेट, आपने पैनाडॉल बनाई कि ये फलानी बीमारी के लिए बेस्ट है। अब वो पैनाडॉल का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज करते हुए पैनाडॉल बनती है। पाकिस्तान में कई टैबलेट्स की, कई मेडिसिन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी बन रही हैं, लेकिन उन्होंने उनसे क्या लिया, राइट लिया, वो फार्मूला लिया और उनसे राइट्स लिए। तो वो जो फार्मूला है वो एक इंटेंजिबल नॉलेज है, वो जो उन लोगों के लिए जिन्होंने डेवलप किया उनके लिए एसेट है, क्योंकि उस फार्मूले पर उन्हें क्या मिलती है, मुसलसल रॉयल्टी मिलती है, इनकम आती है, क्योंकि पर टैबलेट पर जो भी उन्होंने डिसाइड किया पर ईयर। तो वो जो लाइसेंस है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हर आदमी दे सकता है, नहीं दे सकता। जो फेडरल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगा सिर्फ वो दे सकता है। तो ये जो लाइसेंस है ये भी इंटेंजिबल एसेट है, बात समझ आती है। तो अब ये किसी से मैंने लाइसेंस लिया, बीकन हाउस वालों से मैंने फ्रेंचाइज खरीदी है, या KFC वालों ने अपनी फ्रेंचाइज किसी से खरीदी है, तो वो जो जिनसे उन्होंने खरीदी है तो उनको वो क्या करते हैं, मंथली या ईयरली पैसे देते हैं। तो वो जो ब्रांड नेम या ब्रांड इमेज है या लाइसेंस है वो इंटेंजिबल एसेट है, और उस पर उसको उसके जवाबी तौर पर उसकी कीमत जो हम अदा करते हैं तो उसको रॉयल्टी कहते हैं। मतलब है रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट। तो जिस आदमी ने मेहनत करके विंडोज डेवलप की, विंडोज बनाई, तो अब आप वो पूरी दुनिया से क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो इंटेंजिबल एसेट्स को बेचकर जो वहां से पैसे आते हैं उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी भी क्या होती है, एक सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर है भाई? और कोई बात जी? सर आपने एक कॉलेज खोला और उसमें आपने सारा, अभी तो कोई इरादा नहीं हमारा। सर जब आपने सारा फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह सब कुछ दिया तो वो आपका एसेट होगा या फिर कैपिटल होगा? आप वहीं खड़ी है जहाँ थी, जहाँ आपको छोड़ के गए थे ना, वहीं खड़ी। देखिए फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर एसेट है, कहानी खत्म। अब देखना पड़ेगा फर्नीचर के लिए पैसा कहाँ से आया। आपका ही पैसा सारा। यही कह रहा हूँ ना, आप समझ लें। आपने 10,000 चेयर्स, बल्कि 1 करोड़ चेयर्स खरीदी। आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 1 करोड़ स्टूडेंट आएंगे एक वक्त में, 1 करोड़ चेयर खरीद ली। अब ये चेयर्स एसेट है, एसेट्स की कहानी खत्म। अब अगली स्टोरी है कि इन चेयर्स के लिए पैसा कहां से आया। अगर ये ऑनर की जेब से आया है, अगर ये पैसा ऑनर की जेब से आया तो ये पैसा कैपिटल है। चेयर्स की डिस्कशन खत्म हो गई है, फर्नीचर की डिस्कशन खत्म है। फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। आपने बिल्डिंग खरीदी कॉलेज के लिए, तो बिल्डिंग आपका एसेट है। ये एसेट है, एसेट की डेफिनेशन में पूरा होता है। एसेट को छोड़ दे, अब साइड पे कर दें। अब कैपिटल या लायबिलिटी पर जाने के लिए पूछना पड़ेगा ये पैसे आए कहां से। अगर अपनी जेब से पैसे लगाए हैं तो कैपिटल, और अगर किसी गैर से पैसे लेके बिल्डिंग खरीदी है तो लायबिलिटी। अगर किसी से गैर से पैसे लेके मैंने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग तो एसेट है, अब किसी गैर से पैसे लेके खरीदा तो मैं कहूंगा वो जो मैंने पैसे उधार लिए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और एसेट एक चीज होती है। और इसी तरह जब ऑनर का पैसा लगा तो कैपिटल। जब लायबिलिटी और एसेट एक चीज नहीं है तो कैपिटल और एसेट एक चीज कैसे हो सकती है? बात तो पैसे की हो रही है, बात समझ आती है? डिफरेंट कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। देखिए आपने चीजें किसी से उधार पर खरीदी,
आपने मुझसे उधार पर चीज़ें खरीदी, 10,000 रुपए की आपने मुझसे चीज़ें खरीदी। अब दो बातें होंगी, एक तो आपके पास वो चीज़ें आई, वो फर्नीचर आया, लेकिन आपने उधार पर खरीदा है तो आपकी लायबिलिटी भी तो अराइज होगी। आपने किसी से बुक उधार पर खरीदी, बुक आई, बुक एसेट है, और आपने मेरे पैसे देना वो लायबिलिटी है। तो अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ जो आपने मेरे पैसे देना है वो और बुक एक चीज़ है? दोनों अराइज एक ट्रांजैक्शन से हुई है, लेकिन दोनों एक चीज़ें नहीं है। लायबिलिटी और बुक एक चीज़ कैसे हो सकती है? बुक मेरा एसेट है, उधार पे खरीदने की वजह से जो पैसे देना है वो मेरी लायबिलिटी है, दोनों सेम कैसे हो गए? सर आप ये बात समझ आ रही है, लेकिन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सर बात है जो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग और टैक्स में बहुत फर्क है। आप मुझे ये बताएं जो मैंने यहाँ बातें पढ़ाई है वो समझ आई है नहीं है? मैंने भी मैं तो बहुत कुछ पढ़ता हूँ वेबसाइट पे इधर उधर, मैं बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, और वो जब मैं गूगल में लिखता हूँ ना वो कोई सेंटेंस, और अगर मुझे कोई और ऑप्शंस बता दे तो पहले मैं उनको देख लेता हूँ, गूगल को ठंडक पहुँच जाए तो फिर बाकी चीज़ें काम वाली जिधर जाना होता है वहाँ जाता हूँ। तो आप इकोनॉमिक्स का नॉलेज इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें, अगर कहीं क्लैश आ रहा है वहाँ तो कंपनीज की डेफिनेशन में भरे। मैंने अभी बताया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स में मतलब है प्रॉफिट, कि इनकम्स में से खर्चे माइनस करके जो बच जाता है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। कंपनी की डेफिनेशन में डिफरेंस हो सकता है, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में डिफरेंस हो सकता है, तो हम किसी और कंसेप्ट को यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग का यही कंसेप्ट, लॉ के एतबार से सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का और कंसेप्ट है, अकाउंटिंग में सेपरेट बिजनेस एंटिटी का और कंसेप्ट है। बस हो जाती है? यहां तक बोले जी कोई मसला साहिब? कौन सी बात हो रही थी आखिरी? ठीक है, अब हमने जाना जी एक्सपेंस। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है भैया, बगैर खर्चे के बिजनेस नहीं चलता। बगैर खर्चे के बिजनेस, आप बिजनेस चलाएंगे बिजली का बिल भी आएगा, गैस का बिल भी आएगा, लोगों की सैलरीज भी होंगी, बात समझ आती है, बाकी आउटफ्लो भी होंगे। तो रोजमर्रा डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए अगर व्हीकल्स डिलीवरी पे जा रही है तो उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा होगा, सेल्समैन का खर्चा, ऑफिस बॉय का खर्चा, डायरेक्टर की सैलरी, बात समझ आती है, क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग स्टाफ के खर्चे, और इसके अलावा गार्ड्स के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे ये हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं इनको मैनेज करने के लिए जो आउटफ्लो होता है, अब आप कहेंगे आउटफ्लो तो सर लायबिलिटी में भी आया था, तो वहाँ आउटफ्लो अगर खुदा ना खास्ता आ गया था, अब मैं शरारती बहुत ज़्यादा हुआ करता था ज़रूरत से, तो वो मैं लेकिन टीचर के हाथ चढ़ता नहीं था, फंसता कम था। तो भाई 10 साल फर्स्ट आया, कभी सेकंड आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो अब मैं शरारती था, मैं याद करके आता, मुझे पता टीचर कहीं से भी पूछेगा मुझे आता है। तो अब वो क्या हुआ, अचानक सर आ गया है अब्दुल रशीद कुरैशी सर, लफ्ज लिखा हुआ था ये, वो जब मेरे पास आया ना उन्होंने सेंटेंस नहीं पूछा या पैराग्राफ, ऐसे हाथ रखा, कहता बोल रहा ना इसका मतलब क्या? मैंने देखा ना ये क्या है, इतना आसान क्यों पूछा? मैंने कहा लाइट, उन्होंने कहा, मैंने देखा लाइट, मैंने कहा रोशनी। ओए आज तक आवाज आती है मेरे कानों से, मार नहीं खाई थी ना कभी, तो वो आज तक ऐसे लगता है कि इधर से आवाजें नहीं कर रही, शरारतें जो कर रहा था। सर पीछे सुन रहे थे लोगों से, मैं आगे फ्रंट डेस्क पे बैठ के शरारतें कर रहा हूँ, टीचर फंसा लेता है। अब कहता है पूरा सेंटेंस पढ़, तो वो था लाइट पैचेस ऑफ क्लाउड्स। वहाँ लाइट का मतलब क्या बनता था? हल्के बादलों के टुकड़े। तो मेरा दिमाग भी हल्का हो गया। तो इसलिए हर लफ्ज का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता। सही है जी। बहरहाल तो एक्सपेंसेस का क्या मतलब है भैया? डे टू डे जो बिजनेस हम मैनेज करने के लिए खर्चे करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, वो यूटिलिटी भी, कोई बेनिफिट लेने के लिए, हम जैसे हमने कल कहा था कि डे टू डे जो खर्चे होते हैं जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन एक साल से कम होती है उनको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम तर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस होते हैं। तमाम तर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि वो हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होते हैं? जिनसे बेनिफिट एक्सपेक्टेशन एक साल से कम होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डे टू डे जितने भी खर्च है इनको हम क्या कहते हैं भैया, एक्सपेंसेस कहते हैं। होमवर्क क्या है, थोड़ी सी रिसर्च की आदत डालें। होमवर्क ये है कि गूगल भाई से पूछना है, आपने पांचों ये जो हमने 5 पढ़े ना, 5 एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये जो 5 चीजें पढ़ी है इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब आगे जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है? तो आप आईटीए में हो, FR1 में हो, FR2 में हो, अब आईटीए तो चली गई पीआरसी में, कैफ1 मतलब FR1, FR2 फाइनल C5 में। एलिमेंट्स ये 5 ही होंगे। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सर्च करने की, गूगल को इस्तेमाल करना सीखें कि वहां से हमें काफ़ी चीज़ें मटेरियल मिल सकता है। जब भी कोई वर्ड या टर्मिनोलॉजी समझ ना आए 24 घंटे वेट करके उस्ताद का वेट ना करें, डिक्शनरी से या गूगल से पूछ लें ये है क्या, उसकी मीनिंग पूछ लें, एक्सप्लेनेशन पूछ लें, एलाबोरेट, गूगल को कहें इसको एलाबोरेट करें, एग्जाम्पल दे, वो सब कुछ मिलेगा। वो तो किसी एक वर्ड या सेंटेंस की वजह से ये नहीं कि अगले दिन 24 घंटे परेशान है, सर से ही पूछेंगे। पर सर को भी ना आता हुआ तो फिर मैंने भी देखो गूगल खोला हुआ। अब बात समझ आती है? तो डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको मैं कहते हैं एक्सपेंसेस। जिन लोगों की आज पहली क्लास थी, मैनेजमेंट से बात करके उनसे कल वाला लेक्चर ले लें। बजाय आज दूसरा दिन है, लेकिन उन्हें कई बातें समझ नहीं आ रही। हर रोज आने का मकसद होता है हर रोज कुछ नया सीखना। 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए पौना घंटा तो पिछला रिवाइज करवाते रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो कल नहीं आए थे वो कल वाला लेक्चर मैनेजमेंट से नंबर ले लें। अभी नहीं दे सकते उनसे नंबर ले लें ताकि वो आपको भेज दें लेक्चर। बल्कि कल वाला लेक्चर मेरे चैनल में भी मौजूद है, शायद मैंने भी हाइड नहीं किया। YouTube चैनल है HM उमर फारूक राना, सब्सक्राइब करने का नहीं कह रहा, मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत है। और पेज है मेरा HM राना कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, वहाँ भी जरूरत नहीं है, 17,000 लाइक्स है मेरा मैसेज पहुँच जाता है। लेकिन आपको रिलेटेड कोई चीज़ अगर अभी वो दोनों लेक्चर आपके अपलोड हुए मैं चैनल पे, YouTube चैनल, और इनसे नंबर ले लीजिएगा, ये भी आपको भेज। पिछला लेक्चर देख के आइएगा, वो भी 40-45 मिनट का है बस। तो जो कल पढ़ा था जो आज पढ़ा था। असाइनमेंट क्या लिखे जरा, आई कैम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स ईच। डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स ईच। पहला पार्ट ए, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आप कल नहीं थे, आप वीडियो देख जी। क्या है पार्ट भाई? डिफाइन द फॉलोइंग। पार्ट ए क्या है? रेवेन्यू एंड कैपिटल, और ऊपर क्या लिखा था? डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स। ये आई कैप का क्वेश्चन है। दूसरा, डिफाइन द फॉलोइंग, यही ऊपर ही रहने दे बस, ठीक है, कि डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स, ये भी आई कैप का क्वेश्चन है। तो पार्ट बी में लिखे रोमन 1 एसेट, रोमन 2 लायबिलिटी, रोमन 3 कैपिटल, रोमन 4 इनकम, रोमन 5 एक्सपेंस। तो ये आई कैप डायरेक्टली पूछ चुका है 10 नंबर का। डिफाइन द फॉलोइंग, एसेट और गिव इसकी एग्जांपल दें, एसेट लायबिलिटी, तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स लिखनी है। तो कल इंशाल्लाह ताला आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, जो हमने पढ़ा हुआ होगा, जो आगे पढ़ेंगे उनके आपको कल नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है जी, कोई बात कुछ नहीं पूछना, प्रीवियस लेक्चर देख के आएगा ताकि पीछे से कंटिन्यूटी इफेक्ट ना हो। ओके की रिपोर्ट?